Okay, shall we start? This covers the page number 91 to 94. Today I'm going to talk about the economy, agriculture and urbanization and the commerce in that particular area. Now, after all, when we are talking about the commerce, when we are talking about the agriculture, when we are talking about the urbanization and commerce, we are talking about what was the basic component, what was the base of the economy. Then it says the base of the economy was agriculture. Land owned by small and the big peasants. Peasants जो थे वो land own करते थे. Tax collected by the state owners. Quite obvious. हमेशा की तरह ऐसा ही होता है कि टैक्स का कलेक्शन जो होता है वो स्टेट के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है. लैंड गिव अप बाय ओनर्स गिवन टू नोबल्स, स्पेशली द फैमिली ऑफ कैलिफ. जो खलीफा का जो सेटअप होता था उसमें लैंड जो होती थी वो किसकी होती थी? प्राइमरीली खलीफा की होती थी. तो नए जीते हुए क्षेत्र में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था. इस्लामी राज्य में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था. ठीक है. जमीन के मालिक बड़े बड़े और छोटे किसान थे और कहीं कहीं राज्य था. इराक और ईरान में जमीन काफी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी. ठीक है, जिसकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी. राइट. एंड the state during the Sasanian as well as the Islamic periods, the state owner collected the taxes on behalf of the state during these reigns. So, in a nutshell, in the areas that had moved from a pastoral to a settled agricultural system, land was the common property of the village. And finally, the states that were abandoned by the owners after the Islamic consequences were conquered by the state and handed over mainly to the Muslim elites of the empire, particularly members of the Caliph family. मैंने आपको जैसा कि समझाया कि खलीफा के परिवार के द्वारा ही मूल रूप से मेन जमीन जो है उनकी ओनरशिप हुआ करती थी. ठीक है. अब जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उस पर सबसे ज्यादा नियंत्रण जो था वो राज्य का हुआ करता था. वो राज्य का मतलब रूलर का हुआ करता था. डेराइविंग द बल्क ऑफ द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू वंस द कॉन्क्वेस्ट वर ओवर. ठीक है, क्योंकि जीती हुई लैंड हुआ करती थी. ठीक है, तो एक बार जब कॉन्क्वेस्ट खत्म हो जाती थी तो आय जो है वो लैंड रेवेन्यू से जनरेट की जाती थी. और अरबी लोग जो होते थे, अरबों द्वारा जो जीती गई जमीन होती थी, जो मालिकों के हाथों में रहती थी, वो उस पर कर लगाया जाता था. ठीक है, जिसको कि नाम दिया जाता था खराज. एक्चुअली खराज वाज अ टैक्स which was the lands conquered by the Arabs that remained in the hands of the owners were subject to the tax, which was given the name of kharaj, which varied from half to a fifth of the produce according to the conditions of cultivation. जैसी भी उपज की स्थितियां होती थी उस प्रकार से ये जमीन का जो टैक्स होता था वो 50%, 10% से लेकर के 50% भी हो सकता था, जो कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द कल्टीवेशन, कितनी जमीन पर उपज हुई है उसके अनुसार उसको डिसाइड किया जाता था. और लैंड हेल्ड और कल्टीवेटेड बाय मुस्लिम्स द टैक्स लेविड 1/10 उसको उश्र का नाम दिया जाता था. जो मुसलमानों के द्वारा जोती गई जमीन होती थी, गैर मुसलमान जो होते थे वो जरा ज्यादा टैक्स देते थे और जो मुसलमान होते थे उनका जो था वो टैक्स कम होता था. है ना. तो जमीन मुसलमानों की मिल्कियत थी या उसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर टैक्स लगता था. परंतु जो गैर मुसलमान थे कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे
तो उससे राज्य की आय कम हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो ऑफकोर्स धर्मांतरण करवाया। धर्मांतरण करवाया मतलब लोगों को कहा कि कन्वर्जन करो, लेकिन ये वो समय था 10th सेंचुरी के आसपास कि उन्होंने धर्मांतरण जो कन्वर्जन था उसको भी डिस्करेज किया। क्यों डिस्करेज किया? क्योंकि उनकी जो आय थी वो कम होने लगी, क्योंकि जो मुसलमान होते थे वो 10% टैक्स देते थे और जो गैर मुसलमान होते थे वो एज पर द क्रॉप, जितनी क्रॉप होती थी, जितना कल्टीवेशन होता था, कल्टीवेशन की कंडीशंस होती थी, उसके अनुसार वो टैक्स देते थे और वो 50% तक भी हो सकता था। अगर यील्ड अच्छी हुई है तो 50% तक भी उनको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पर जब कन्वर्जन, क्योंकि टैक्स देना पड़े उसके लिए लोगों ने कन्वर्जन करना चालू करा, तो उस कन्वर्जन को डिस्करेज किया गया। ठीक है ना? टू एड्रेस द शॉर्टफॉल ऑफ द इनकम, द कैलिफ्स first discouraged the conversion and later adopted a uniform policy of taxation. From the 10th century onwards, the state authorized its officials to claim their salaries and agricultural revenues from the territories. They were called as इक्ता। ठीक है, आपके इसमें दिया हुआ है। तो एग्रीकल्चरल लैंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, लैंड टैक्स जो होता था वो सोर्स ऑफ इनकम होता था, जो कि 1/5 से लेकर के 1/10 तक मुस्लिम्स के लिए होता था। और टेंडेंसी ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन थी, लेकिन चूंकि उनका रेवेन्यू जो था वो कम होने लगा था, क्योंकि मुस्लिम्स केवल 10% देंगे और नॉन मुस्लिम्स जो है वो ज्यादा देंगे, इसके लिए उनकी जो है वो इनकम कम ना हो, इसके लिए उन्होंने जो जो रूलर्स थे उन्होंने conversion को discourage किया and officials paid from agricultural revenue that is known as इक्ता, उसे इक्ता का नाम दिया जाता था। कॉटन, ऑरेंज, बनाना, स्पिनच, शुगर, वाटरमेलन, ये इस तरह की जो थी वो ईल्ड हुआ करती थी, इस तरह की चीजों की खेती हुआ करती थी, जो कि ये सारी चीजें जो थी वो यूरोप में भी एक्सपोर्ट की जाती थी। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स एंड डैम्स, डिगिंग ऑफ वेल्स एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उससे अच्छी खेती होगी ना, उससे अच्छी खेती होगी, ज्यादा कल्टीवेशन होगा, ज्यादा कल्टीवेशन होगा तो ज्यादा उससे टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, और टैक्स इकट्ठा होगा तो सरकार को ज्यादा इनकम होगी। सो दिस इज द वे वी कैन से कि खेती जो थी खुशहाली, उसमें बहुत खुशहाली थी राजनीतिक। This was the time when agricultural prosperity went hands in hands with the political stability. ये एक समय था जबकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, एंड इन मेनी एरियाज स्पेशली इन द नाइल वैली, बहुत सारे एरियाज में जिसमें कि हम नाइल वैली को, रिवर वैली का जो एरिया था, वहां पे द स्टेट सपोर्टेड इरिगेशन सिस्टम, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स एंड द कैनल्स एंड द डिगिंग ऑफ द वेल्स, जैसा कि मैंने इस स्लाइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से कुफा, बसरा, फुस्ताद, कायरो, बगदाद, दमस्कस, इफ्शान एंड समरकंद वर द प्रॉस्पेरस सिटीज। ठीक है, ये जो थे वो प्रॉस्पेरस सिटीज थे, अगर हम सिटीज की बात करते हैं। और दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो थे वो बनाए जाते थे, मस्जिद अल जामी एंड सेंट्रल मार्केट प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हुआ करती थी उस समय की। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि मार्केट होगा तो ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और मस्जिद क्योंकि वो धर्म से जुड़ी थी। हर इस्लामिक सिविलाइजेशन या कोई भी सिविलाइजेशन है, वहां पर अपने जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनको आगे बढ़ाना या उनको बनाना तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हुआ करती थी। सो इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड as the number of the cities grew phenomenally। ठीक है, मैंने जो सिटीज का नाम बताया आपको, ये सारे सिटीज जो थे वो उस समय खुफू, बसरा, फुस्ताद, कायरो, बगदाद, दमस्कस, इफ्शान एंड समरकंद वर द सिटीज दोज हु डेवलप्ड। मस्जिद बनवाई गई, सेंट्रल मार्केट प्लेसेस बनवाए गए। सिटी की पॉपुलेशन जो थी वो 3 लोगों से ज्यादातर भरी हुई थी। रूलर्स थे, स्कॉलर्स थे, मर्चेंट्स थे, जिन्होंने की पॉपुलेशन के बड़े हिस्से को क्रिएट किया। आउटर सर्कल में कॉमन पीपल थे, बहुत साधारण लोग थे, सोल्जर्स थे, चर्चेस थी, मस्जिद थी और साइनागॉग थे।
ठीक है, चर्च फॉर क्रिश्चियंस, मस्जिद फॉर मुस्लिम्स एंड साइनागॉग फॉर जोरास्ट्रियंस। तब आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों धर्मों का अस्तित्व वहां पे था। नाउ सिटी के बाहर क्या क्या बनाते थे? सिमेट्री बनाते थे और रेस्ट हाउसेस वर देयर। ओके, सो एज पर योर बुक, as the heart of the city were two building complexes radiating cultural and economic power: the congregational mosque, Masjid al Jami, big enough to be seen from a distance, and the central marketplace, जिसको सुक का नाम दिया जाता था। क्या कहा जाता था? उसको सुक कहा जाता था। और जैसे जैसे शहरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, उसी तरह से मुस्लिम सभ्यता जो थी वो बहुत फली फूली। ठीक है, मुख्य रूप से जो जो शहरों में लोग रहते थे उसमें अरबी सैनिक थे जिनको जुंड के नाम से जाना जाता था। फिर स्थानीय प्रशासन जो था वो उसकी रीढ़ थी, दैट मीन्स द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द बैकबोन ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। और इस तरह से विभिन्न तरह के सैनिक जो होते थे वो शहरों में रहते थे, जिन्हें मिस्र कहा जाता था। इजिप्ट का अरबी नाम होता था। कुफा, बसरा, इराक और फुस्तात तथा काहिरा मिस्र के इम्पोर्टेंट, मतलब इजिप्ट के इम्पोर्टेंट सिटीज थे। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी के रूप में अपनी इस्टेब्लिशमेंट के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक उस समय पहुंच गई थी। मतलब कि जनसंख्या में भी काफी इजाफा हो रहा था इन शहरों में, और इस प्रकार से कारोबार भी, यानी कि ट्रेड भी बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा था। ठीक है, so the political stability, as well as there was variations on the typology depending on the nature of the landscape, political traditions and the historical events. So this is the way the political stability, the political unification and urban demand for the food stuff and luxury enlarged the circuit of exchanges। ठीक है, और इस प्रकार से exchanges का सर्किट बढ़ता है और सभ्यता और भी आगे बढ़ती चली जाती है। Then that developed the trade, the development of the trade was seen species। ठीक है, spices, sorry, not species, spices, cotton, textile, gunpowder from India and China were exported, and this is the way how people were developing, how people were progressing। कॉइनेज भी इस समय डेवलप हुई थी, जिसमें कि गोल्ड, कॉपर और सिल्वर, तीन ऐसी धातुएं थी, मेटल्स थी, जिनके आधार पर कॉइनेज सिस्टम जो था वो आगे बढ़ रहा था। ठीक, सो द कॉइनेज सिस्टम वाज गिवन इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ सक, यानी कि चेक्स वर यूज। बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हो चुकी थी। सी ट्रेड फॉर 5 centuries was there, and चाइना, इंडिया एंड यूरोप के साथ में अरेबियन वर्ल्ड का ट्रेड हुआ करता था। अरेबियंस एंड इरानियंस वर देयर इन द ट्रेड। सो दिस इज द वे हाउ their culture, how their trade was developing, and by that time the fiscal system मतलब पैसे की व्यवस्था जो थी वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मार्केट एक्सचेंजेस बढ़ चुके थे। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी जो था वो सेंट्रल इस्लामिक लैंड में बढ़ चुका था। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, फुलुस जिनको कहा जाता था, वर minted and circulated often in bags sealed by money changers to pay for goods and services. Gold came from Africa, Sudan, and silver from Central Asia. Zafarshan Valley से आता था। Precious metals were there in circulation. Such kind of metals were in circulation, and uh, this was showing the prosperity of the empire. Okay, this is showing the prosperity of the empire. Although it was customary for the merchants to set up family business or the employ slaves to run their affairs, formal business arrangements were also common, in which sleeping partners entrusted capital to traveling merchants and shared people. For instance, interest bearing transactions, riba, were unlawful, although people
circumvented usually in the ingenious way ख्याल जिसे कहा जाता था. So many tales from the Thousand and One Night, अल्फ लाइला व लाइला करके जो है वो टेल्स हैं, वो हमें पूरी पिक्चर देती हैं कि उस समय के इस्लामिक वर्ल्ड में क्या क्या हुआ करता था, किस प्रकार से विकास हुआ. यद्यपि व्यापारियों के लिए पारिवारिक व्यापार स्थापित करना बहुत जरूरी होता था, लेकिन मुजरबा जैसे औपचारिक व्यापारिक प्रबंध आमतौर पर किए जाते थे, जिनमें की इनएक्टिव साझेदारी हुआ करती थी, और जो पैसा जो होता था वो निवेश के कामों के लिए बहुत ज्यादा लगाया जाता था. प्रॉफिट और लॉस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और इस्लामिक लोगों को मुस्लिम लोगों को धन कमाने से नहीं रोका जाता था, और ब्याज लेन देन जिसे कि रिबा कहा जाता था गैर कानूनी था. ब्याज नहीं लेना है उनके धर्म के अनुसार गैर कानूनी था. हालांकि लोग मतलब बड़े क्लेवरली हियाल यानी कि सूदखोरी किया करते थे, जैसा मैंने इंग्लिश में बताया. एंड जैसा किसी खास किस्म के सिक्कों में उधार लेना, अन्य किस्म के सिक्कों में अदायगी करना, मुद्रा विनिमय यानी कि हुंडी, यानी कि ये कहना कि उस समय तक ये शुरू हो गया था कि जिस तरह से बैंकिंग काम करती है वैसे ही व्यवस्था जो थी वो काम करना शुरू कर चुकी थी. Banking system was, because of the trade, because of the developed trade, banking system was very popular. So 1000 रातें अलिफ लैला और लैला की जो स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, उनमें उस समय के मुस्लिम समाज की तस्वीर हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ती है. और इन कहानियों के माध्यम से, इन कहानियों के द्वारा we come to know about the medieval Islamic society, featuring of characters such as sailors, slaves, merchants, and money changers. So this is the way I have completed this particular point of your book, which is known as actually the economic factors, agriculture, urbanization, and how commerce developed during those days. So rest in the next class I will be completing, and this is the way how we will be completing the next part of it, and with that next part we will be completing the chapter. Okay, are you getting my point? Hello, hello. Yes, ma'am. अरे एक जन तो जवाब दे दिया करो, बहुत सारे लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की अभी तक. ठीक है, मैं उनको, वो लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने अटेंडेंस कर दी तो उनका काम पूरा हो गया. मैं जिन लोगों ने, जो लोग अभी नहीं है इस समय क्लास में, मैंने क्या बोला था 5 मिनट के अंदर क्लास ज्वाइन करो, नहीं आए. ठीक है, अभी भी 7 लोग मुझसे परमिशन ले रहे हैं क्लास के अंदर घुसने की, मैं तो बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगी. ठीक है, I will stop sharing, and only 17 are there now, or those 17 who are there in the meeting